हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत, और एक्सरसाइज या अभ्यास के आपके प्रश्न हम कर चुके थे 1 से 12 तक। और आज हम करने वाले हैं बच्चों इसमें बचे हुए प्रश्न उत्तर। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने प्रश्न उत्तरों को। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों। A hot plate of an electric horn connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the current in the three cases? यानी कि क्या कह रहा है बच्चों कि एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसमें एक हॉट प्लेट जो है लगी हुई है, जो कि 220 वोल्ट लाइन पर जुड़ी हुई है, जिसमें दो रेसिस्टेंस की कॉइल है ए और बी। 24 ओम रेसिस्टेंस है उनका, हर किसी दोनों का। उनको अलग अलग यूज कर सकते हैं, समांतर में यूज कर सकते हैं, या फिर श्रृंखला क्रम में यूज कर सकते हैं। यानी 3 तरीके से उसे यूज कर सकते हैं। अब यह बताना है कि तीनों में केसेस में करंट उसमें कितना होगा, यानी विद्युत उसमें धारा कितनी होगी। तो पहले वाले केस में जब हम कैलकुलेट करेंगे I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो हमने क्या किया, सीधे की सीधे क्या किया, कॉइल्स के दोनों चीज़ों को जो रेजिस्टेंस उन्हें प्लस कर दिया। तो ओम्स नियम के अनुसार V इज इक्वल टू आई आर या I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो हमारे पास आ गया 4.58 एम्पियर। तो इस फॉर्मूले में करना क्या है बच्चों, आपको वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट है, और पहली कंडीशन ये है कि हमने जो रेजिस्टेंस है उसको सेपरेटली यूज़ करना है। तो टाइपिंग एरर की वजह से यहाँ पे आपको 48 दिख रहा होगा, पहले 24 कर देना। 24 से जब डिवाइड करेंगे आप, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9.16 एम्पियर। तो 24 वोल्ट का अकेले यूज़ कर लो, या 24 वोल्ट को अलग अलग तरीके से यूज़ कर लो। दोनों में रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होगा वो होगा 9.16 एम्पियर का। फिर हमें क्या करना है, हमने क्या किया, सीरीज में इन दोनों को जोड़ दिया। तो सीरीज में जब हम जोड़ देंगे तो सीरीज में क्या होता है, दोनों के दोनों जो रेजिस्टेंस है उनको जोड़ दिया जाता है। तो हमारा रेजिस्टेंस आ गया टोटल 48। अब क्या करना है, 220 वोल्ट को 48 ओम से डिवाइड कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 4.58 एम्पियर। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा करंट होगा जो फ्लो करेगा उसमें सर्किट में। अब तीसरे में क्या करना है, तीसरे में इसने किया है, तीसरे में इसने कर दिया पैरेलल में जोड़ दिया है। तो पैरेलल में जब जोड़ देंगे तो ये आएगा आंसर आपका लगभग 12 ओम के आसपास, और इसको डिवाइड करने पर आपके पास करंट आएगा 18.33 एम्पियर। तो पैरेलल सर्किट जब होगा तब करंट फ्लो करेगा 18.33 पूरे सर्किट में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेसिस्टर in each of the following circuit: a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor, and a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor। यानी एक पावर कंपेयर करनी है, 2 ohm रेसिस्टर ईच सर्किट में लगा हुआ, हर सर्किट में लगा हुआ है। केस 1 है, एक 6 वोल्ट की बैटरी सीरीज में लगाई गई है 1 ओम और 2 ओम के रेसिस्टर में। और दूसरा केस है, एक 4 वोल्ट की बैटरी पैरेलल में लगाई गई है 12 ओम और 2 ओम रेसिस्टर के। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं। 6 ओम जो 6 वोल्ट की बैटरी लगी है उसमें रेसिस्टर क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो उनका रेसिस्टेंस जो होगा वो कितना आ गया, 1 + 2 = 3 ओम, यानी 3 ओम आ गया। अब I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो करंट आ गया इसमें 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब दूसरे वाले केस में क्या किया उसने, जो फ्लो हो रहा है कंपोनेंट के थ्रू उसमें तो कोई डिवीजन नहीं है करंट का, तो जो जो 2 एम्पियर का करंट है वो फ्लो करेगा। तो उस हिसाब से पावर जो होगी P = I²R, तो इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, 2 की वैल्यू पुटअप कर दी हमने, और 2 एम्पियर का हमारा 2 ओम का हमारा रेजिस्टेंस है, तो वो आ गई 8 वाट। यानी जो पावर कंज्यूम होगी 2 ओम के रेजिस्टेंस की वो 8 वाट होगी। ठीक है बच्चों, अब आता केस दूसरा।
दूसरे केस में क्या देखने को मिल रहा है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और दो रेजिस्टेंस है 12 ओम और 2 ओम का। अब इन दोनों को जब निकालेंगे तो हमारे पास लगभग आ जाएगा आपका 2 ओम रेजिस्टेंस। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर की में जब इसके फॉर्मूले में इसकी वैल्यू डालेंगे तो ये आएगा 8 वोल्ट। यानी यहाँ पे जो पावर कंज्यूम हो रही है 2 ओम रेजिस्टेंस की वो भी कितनी है, 8 वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वोल्ट एट 220 वोल्ट एंड द अदर 60 वोल्ट एट 220 वोल्ट आर connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 वोल्ट। यानी दो बल्ब है हमारे पास, एक की रेटिंग है 100 वाट 220 वोल्ट और दूसरे की 60 वाट 220 वोल्ट। अब दोनों को 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया तो उनमें जो करंट ड्रॉ होगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो पहले बात कर लेते हैं 100 वोल्ट वाले की। तो P इज इक्वल टू वी अपॉन वी इंटू आई, आई इज इक्वल टू कितना हो गया, P अपॉन वी। तो हमें क्या करना है, 100 वाट अपॉन 220 वोल्ट, तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा एम्पियर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, सेम कंडीशन हमारी क्या है, 60 वोल्ट के साथ भी है। 60 वोल्ट के साथ भी हमारा एम्पियर कितना आ जाएगा, इतना और इतना। अब क्या करना है, देयरफॉर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इज, तो करंट जो ड्रॉन होगा वो कितना होगा, प्लस कर देंगे उसे, तो वो आ जाएगा 0.727 एम्पियर बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच यूजेस मोर एनर्जी ए 250 वोल्ट टीवी सेट इन 1 आवर और ए 1200 वोल्ट टोस्टर इन 10 मिनट। यानी इनमें से कौन सा ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है, 250 वोल्ट का टीवी सेट है जो 1 घंटा चलता है और एक 1200 वोल्ट का टोस्टर है जो 10 मिनट के लिए चलता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें कॉमर्शियल जो इक्वेशन है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए वो यूज़ करनी पड़ेगी, यानी कि H इज इक्वल टू PT, पावर और टाइम। ठीक है बच्चों, तो पावर कितनी है 250 और टाइम है यहाँ पे 1 आवर। तो 1 आवर को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो 250 इंटू 3600, ये आ गया 9 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, सिमिलरली हमें क्या करना है, टोस्टर वाली भी निकालनी है, तो उसकी निकालेंगे तो वो आएगा 7.2 इंटू 10⁵। तो इस कैलकुलेशन से हमें क्या पता चलेगा बच्चों कि टीवी जो है ग्रेटर अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम करता है इन कंपैरिजन टू टोस्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम दी सर्विस मेन्स 2 आवर्स, कैलकुलेट द रेट ऑफ एट विच हीट इज डेवलप्ड बाय द हीटर। यानी एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम, 15 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है 2 घंटे के लिए, तो जो हीट डेवलप हो रही है हीट उस हीटर पे वो कितनी होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने पावर का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, I स्क्वायर R। ठीक है, आई हमारा 15 एम्पियर है, आर हमारा 8 ओम है, 1800 वाट हमारा आ गया। तो जो हीट प्रोड्यूस होगी एट द रेट ऑफ 1800 वाट होगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है बच्चों, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित को स्पष्ट करना है। पहला है, वाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्टली एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। यानी टंगस्टन का उपयोग विशेष रूप से विद्युत लैंपों के फिलामेंट के लिए किया जाता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है रेसिस्टिविटी की है उसमें, और मेल्टिंग पॉइंट उसका काफ़ी हाई है टंगस्टन का, इसी वजह से हम लोग उसे यूज़ करते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर पे भी वो मेल्ट नहीं होता है। और रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से उसे हम यूज़ कर सकते हैं एज ए लाइट सोर्स। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर इसका 18 का बी पार्ट। वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड, टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक अलायंस मेड अप ऑफ एन alloy rather than a pure metal।
ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे समझ लीजिए कि ब्रेड, टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन जैसे विद्युत ताप उपकरणों के कंडक्टर शुद्ध धातु के बजाय मिश्र धातु के क्यों बने होते हैं? तो होता यह है बच्चों, जो मिश्र धातु के बने होते हैं उसमें हाई रेसिस्टेंस और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी हाई हो जाता है। अब जब करंट पास करता है तो काफ़ी हीट वो जनरेट कर सकते हैं हाई रेसिस्टिविटी से। तो इसीलिए जो प्योर मेटल है उनकी जगह एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 का सी पार्ट, वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज इन डोमेस्टिक सर्किट, यानी घरेलू सर्किट में के। तो क्या बोल रहा है बच्चे, ये बोल रहा है कि श्रृंखला व्यवस्था का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, सीरीज अरेंजमेंट का यूज नहीं किया जाता है डोमेस्टिक सर्किट में। तो पहली चीज़ तो एक समझ लीजिए बच्चों, जब डोमेस्टिक सर्किट में जो है कोई चीज़ एक बार यानी बंद हो गई तो उससे आगे सप्लाई जाना बंद हो जाता है। सिंपल वे में समझ लीजिए कि जो अगर हम सीरीज में अरेंजमेंट कर देते हैं तो क्या होगा कि अगर एक की सप्लाई बंद हुई तो पूरे घर की सप्लाई बंद हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसे इसलिए कनेक्ट नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद टोटल रेसिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जुड़ता चला जाता है सबका रेसिस्टेंस उसमें, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और करंट को रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा हो गया तो फिर फ्लो कम हो जाएगा उसका, सीधी सी बात ये है। फिर उसके बाद जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है सीरीज़ में, वो जो अप्लायंसेस के लिए ज़रूरत होती है, जितने पावर की ज़रूरत होती है उतने रेटिंग पे वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, तीसरी मेन बात यह है कि अगर आप इंडिपेंडेंटली अगर किसी चीज़ को चलाना चाहते हैं, जो कि मैंने सबसे पहले बताई थी कि अगर कोई एक चीज़ ख़राब हो जाए तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। यानी अगर आप एक चीज़ को चलाना चाहते हैं तो बाकी सारी चीज़ें आप नहीं चला पाएंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ों को आपको साथ ही चलाना होगा, इस वजह से ऐसा होता है बच्चों। चलिए अगला इसका भाग देख लेते हैं। अगला भाग है इसका डी। डी क्या कहता है बच्चों, डी कहता है आपका कि हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी किसी तार का प्रतिरोध के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ भिन्न होता है। तो होता यह है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, when the area of cross section increase the resistance decrease and vice versa, यानी जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बच्चों। अब इसका आखिरी भाग देख लेते हैं बच्चों, ई। वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिकल सिटी ट्रांसमिशन, यानी विद्युत परापोषण के लिए आमतौर पर तांबे और एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लो रेसिस्टिविटी होते हैं, इसी वजह से इनका उपयोग किया जाता है। क्यों, लो रेसिस्टेंस होगी तो पावर लॉस भी हीट के तौर पे कम होगा सिग्निफिकेंटली, और इजीली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो जाएगी एक जगह से दूसरी जगह बच्चों। तो बच्चों ये वाला टॉपिक और आज के आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पलर के आपके क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।